जब सपनों को हकीकत का ख्वाब बनाकर बेचा जाए तो शुरुआत में तो यह एहसास बहुत सुखद लगता है, पर इसके परिणाम अच्छे नहीं होते। यह बात भारतीय लोकतंत्र पर वर्तमान दौर में बहुत तर्कसंगत है। संसद चल रही है, पर जनप्रतिनिधि यानी सांसद सरकार से सवाल नहीं पूछ सकते। इसीलिए भारतीय युवा कांग्रेस पूछ रही है डिजिटल मंच के माध्यम से देश की सरकार से सवाल, वे सवाल जिनसे सरकार बचना चाहती है। मीडिया भी देश के युवाओं के सवालों पर अनदेखी कर रहा है। एक तरफ विपक्ष है तो दूसरी तरफ सरकार व उसका तंत्र है। बीच में है देश की जनता। जनता को घेर रखा है मीडिया ने, यानी भारतीय मीडिया जनता को भ्रमित करने का काम पूरी जिम्मेदारी से निभा रहा है। और तो और अब सरकार डिजिटल मीडिया पर भी पाबंदी की बात करने लगी है। सरकार का यह तर्क है कि टीवी मीडिया पर रेगुलेशन बॉडी बने होने के कारण वह तो अपना काम ठीक से कर रहे हैं। यदि आपको विश्वास नहीं हो रहा तो यह देखिए, ताकत ऐसे होनी चाहिए, देखो ऐसे। यदि आपको अभी भी थोड़ा शक है तो कुछ और देख लीजिए। आपको सवाल पूछना चाहिए। सवाल ये है के पैसे किए और गाते पाकिस्तान किए, 80 किलो गाते पाकिस्तान। यानी टीवी मीडिया एकदम सही सरकार के अनुरूप काम कर रहा है, पर सोशल मीडिया पर कैसे कंट्रोल बनाया जाए, इस बात की चिंता देश के चौकीदार को परेशान कर रही है। अब हाल ही में मन की बात कार्यक्रम में देश की जनता ने, विशेष तौर पर युवाओं ने जो प्यार बरसाया है, उससे सरकार का चिंतित होना तो बनता है। चलिए मुद्दे की बात करते हैं। आज देश का किसान व युवा दोनों सड़कों पर है, मीडिया भी सड़क पर है। फर्क सिर्फ इतना है कि मीडिया मुंबई की सड़कों पर है, जहां वह सरकार के लिए बिहार चुनाव की तैयारी में लगा है। तो आइए आपको पहले लिए चलते हैं मुंबई की सड़कों पर, जहां बिहार चुनाव की तैयारी चल रही है। ये देख सकते हैं आप, रिया की गाड़ी बिल्कुल लाइव फ्रेम जीप जो है MS02FP1663 रिया चक्रवर्ती की गाड़ी हम फॉलो करते हुए, और आप देख सकते हैं विजय अनूप के फ्रेम पे रिया से जितने सवाल पूछे गए, दूर रखो मुंबई पुलिस से, नहीं बोल पाई। और दूसरी तरफ हैं देश की आम सड़कें, जहां पर देश का युवा, किसान, व्यापारी सरकार से जवाब मांग रहा है। युवा पूछता है सरकार नौकरियां कहां हैं, और सरकार कहती है कोई ऑटो रिक्शा चलाएगा, कोई पकौड़े की दुकान करेगा, कोई चाय की दुकान करेगा, कोई अखबार बेचने का काम करेगा, कोई कहीं डिपॉजिट देकर के और एजेंसी लेगा। ये सब चीजें रोजी रोटी कमाने की व्यवस्था हुई है कि नहीं हुई है? अरे ये तो वही जिन्होंने 2000 के नोट में चिप की खोज कर डाली थी। काले धन पर रोक के लिए लाए जा रहे 2000 रुपए के करेंसी नोट को बनाने के लिए स्टेट ऑफ द आर्ट नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा। ये एक नई बात होगी। 2000 रुपए के हर एक नोट पर NGC यानी नैनो GPS चिप लगा हुआ होगा। छाती फोड़, खोपड़ी तोड़। दर्शकों, अर्थव्यवस्था में गिरावट से लेकर नौकरियों की कमी, यह एकाएक या कोरोना की वजह से नहीं हुआ है। यह सरकार की गलत नीतियों का परिणाम है। पहले नोटबंदी, उसके बाद गलत ढंग से GST, और तीसरा अनप्लैंड व असफल लॉकडाउन। जरा सोचिए, देश के युवाओं के पास भविष्य में रोजगार की क्या संभावनाएं हैं। अरे इन्होंने तो मोदी जी की बात को कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लिया, पर हाल ही में देश के युवाओं ने इसका जवाब कुछ इस तरह से दिया। सर, ताली और थाली बजाने का यही हमारा रोल है कि भारत सरकार जो मोदी सरकार है वो मनमौजी सरकार हो गई है। उनके वादे कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। सरकार को ताली और थाली की ही भाषा समझ में आती है। आज टीचर दिवस के अवसर पर हम छात्रों ने ताली और थाली बजाकर सरकार को अवगत कराना चाहते हैं कि अगर फार्म भरवाया जाए तो परीक्षा करवाया जाए, एडमिट कार्ड निकलवाया जाए तो एग्ज़ाम करवाया जाए,
अगर परीक्षा करवा के रिजल्ट निकलवा रहे हैं तो ज्वाइनिंग करवाया जाए, नहीं तो सभी बच्चों को बेरोजगार का सर्टिफिकेट दिया जाए। आज हम आपको बताएंगे बेरोजगारी पर एक ग्राउंड रिपोर्ट। हमारे साथ होंगे कांग्रेस पार्टी के नेता, देश के युवा, जो बेरोजगारी की जमीनी हालात आप तक पहुंचाएंगे और आपसे बात करेंगे किसानों की, क्योंकि आज सरकार उनकी आवाज को दबा रही है। आपको कांग्रेस पार्टी के नेता श्री राहुल गांधी जी की बात तो याद होगी। उन्होंने कोरोना से लेकर आर्थिक मंदी के बारे में जो भी कहा था, वह एक एक बात आज सच साबित हो रही है। पिछले 6 साल से बीजेपी की सरकार ने असंगठित अर्थव्यवस्था पर आक्रमण किया है। 3 बड़े उदाहरण तो मैं आपको अभी दे देता हूं। नोटबंदी, गलत जीएसटी और लॉकडाउन। आप यह मत सोचिए कि लॉकडाउन के पीछे सोच नहीं थी। यह मत सोचिए कि गलती से आखिरी मिनट पे लॉकडाउन कर दिया गया है। इन तीनों का लक्ष्य हमारे इनफॉर्मल सेक्टर को खत्म करने का है। प्रधानमंत्री जी को अगर सरकार चलानी है, मीडिया की जरूरत है, मार्केटिंग की जरूरत है। मीडिया और मार्केटिंग 15-20 लोग करते हैं। इनफॉर्मल सेक्टर में पैसा है, लाखों करोड़ रुपए, जिसको ये लोग छू नहीं सकते। इसको ये लोग तोड़ना चाहते हैं। साल 2014 लोकसभा चुनाव, याद कीजिए जुमलों से भरे उन पिटारों को। हर साल 2 करोड़ रोजगार, विदेशों में पड़ा काला धन वापस आएगा, सबके खातों में 15-20 लाख तो यूं ही आ जाएंगे। पर मिला क्या? कल साडे अड्डे 'च बोर्ड लगा ही भी 100 रुपए 'च प्रधानमंत्री बनना सीखो। मैं बड़ा खुश होया, मैं आ मौका वधिया। मैं अंदर गया, चाह बनानी सिखाउण डे। जी हां, बिल्कुल सही देखा आपने। रिसर्च से लेकर तकनीकी शिक्षा तक सबका बजट लगातार घटता चला गया। देश के युवाओं के मन में एक नई विचारधारा पैदा करने का काम इस सरकार ने किया। कभी हिंदू मुसलमान तो कभी गाय, कभी लव जिहाद तो कभी राष्ट्रवाद जैसे विषयों पर युवाओं को भ्रमित किया गया। मीडिया ने भी इन कामों में सरकार का पूरी वफादारी से साथ निभाया। रोजगार जैसे महत्वपूर्ण विषयों को दफन कर दिया गया। उस पर आग में घी डालने का काम सरकार ने किया 8 नवंबर 2016 को, यानी नोटबंदी से। जहां एक तरफ देश व विदेश के सभी अर्थशास्त्री नोटबंदी को एक आत्मघाती कदम बता रहे थे, वहीं भारतीय मीडिया नोटबंदी को सरकार की दूरंदेशी साबित करने में लगा हुआ था, जिसका परिणाम यह हुआ कि भारत में बेरोजगारी 45 वर्ष के सबसे उच्चतम स्तर को पार कर एक नया रिकॉर्ड कायम कर गई। शहरी बेरोजगारी लगभग 8% व ग्रामीण बेरोजगारी 5.5% दर पहुंच गई। पर मोदी जी तो मोदी जी ठहरे। आपदा में अवसर को कोई खोजना तो इनसे सीखे। ये अपनी तारीफ करना कभी नहीं भूलते। वाह मोदी जी वाह, वाह वाह। जी हां, वाह मोदी जी वाह। पर आज देश के हालात विशेष तौर पर रोजगार के संदर्भ में बहुत खतरनाक हैं और जिसका भविष्य में सुधरने की कोई आसार भी नजर नहीं आ रहे। आइए सुनते हैं राज्यसभा सांसद सरदार प्रताप सिंह बाजवा को कि वो किसानी के इस काले कानून पर क्या सोचते हैं। ये जो है ये हिंदुस्तान और विशेष तौर पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी के ऐसे में कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि जो बेरोजगार युवा है या गरीब परिवार है, उनको प्रति माह न्याय योजना के तहत 6,000 रुपए प्रति माह मिलना चाहिए। और हमारे जो MSME है, जो हमारे लघु सूक्ष्म उद्योग हैं, उन उद्योगों को जो है बढ़ावा देने की जरूरत है। बड़े दुख और शर्म की बात है कि आप भारतवर्ष के ऐसे पहले प्रधानमंत्री हो जिनको अपने जन्म दिवस पे सबसे ज्यादा ट्रोल किया गया। 17 सितंबर को आपके जन्म दिवस को नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट डे का नाम देके भारतवर्ष के समस्त
वर्गों ने आपको सोशल मीडिया पे ट्रोल किया है। आप इतनी किरकिरी करवाने वाले देश के पहले प्रधानमंत्री बने हो। अनफॉर्चुनेटली मोदी जी, आप उन प्रधानमंत्रियों की लिस्ट में हो, उन महान प्रधानमंत्रियों की लिस्ट में हो जिन्होंने अपने कामों से, अपने कद से देश का गौरव सारी दुनिया में बढ़ाया है। पर 6 साल हो गए, कभी आप झूठ बोल के, कभी आप वादों से पलट के, कभी आप जुमलों से देश की किरकिरी करवा रहे हो। हमारे साथ हैं पंजाब से आनंदिता तिवारी। आनंदिता जी, क्योंकि आप खुद एक महिला हैं, तो जो ये है अनप्लैन्ड लॉकडाउन रहा, जो कि असफल भी रहा, इससे आम महिलाएं जो विभिन्न सेक्टर्स में काम करते थी, उन पर इसका क्या प्रभाव पड़ा? उन्हें कैसी परेशानियों का सामना करना पड़ा? धन्यवाद अमित जी। आज हमारे पूरे देश में महिला सशक्तिकरण की, महिला एम्पावरमेंट की बातें चल रही हैं। आज हर एक सरकारी लेवल पे, चाहे बेसरकारी लेवल पे, हर कोई महिलाओं को अपने घर के 4 दीवारों से निकलकर अपने ये सपनों के लिए, अपने करियर के लिए काम करने को बोल रहा है, उनको अचीव करने को बोल रहा है। लेकिन हमारा सरकार जो इसकी तरफ जो काम कर रही है, वो बिल्कुल एक जुमलेबाजी की तरह काम कर रही है। जैसे अभी मोदी सरकार ने अनप्लान्ड लॉकडाउन कर दिया, इसके चलते हमारी जो महिलाएं बाहर रहकर काम करती हैं, उनके ऊपर सबसे ज़्यादा असर पड़ा है। वर्ल्ड बैंक के एक रिपोर्ट के हिसाब से टोटल महिला वर्कफोर्स में से 95% महिलाएं अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में काम करती हैं, यानी कि दिन दिहाड़ी मजदूरी पे या फिर फैक्ट्रियों में वेज के लेवल पे। जब लॉकडाउन हो गया, ये सारे कामकाज बंद हो गए, फैक्ट्रियां बंद हो गई, ऑफिसेस बंद हो गए, तो उनका इनकम भी बंद हो गया। यहाँ तक कि उनके पास पैसे भी नहीं बचे कि वो अपने रेंट भी दे सके, जिसके चलते वो सड़कों पे आ गए। और इस लॉकडाउन में ट्रांसपोर्टेशन भी नहीं था कि वो अपना घर भी जा सकते थे। तो जिस देश में महिला सशक्तिकरण की बातें इतनी बढ़ चढ़ कर हो रही हैं, उसी देश में महिलाएं सड़क पर भटक रही हैं। आज एक रिपोर्ट के हिसाब से 87% लोग जो मेट्रो सिटीज़ में रहते हैं, वो अपने आप को अनसेफ, टेंस्ड महसूस करते हैं अगर उनकी घर की औरतें रात के 9 बजे तक घर नहीं पहुंचती हैं। तो इस हालत में जब एक औरत अकेली रात को दर दर भटकती रहे, तो यहाँ पर महिला सशक्तिकरण का बातें का बिल्कुल एक जुमला साबित होता है, बिल्कुल एक झूठ साबित होता है। धन्यवाद आनंदिता जी, आपने महिलाओं का पक्ष रखा। अब हम चलते हैं हिमाचल प्रदेश, जहां से हमारे साथ जुड़ चुके हैं अंकित ठाकुर। अंकित, आप यह बताइए कि जब जीएसटी लागू हुआ तो मध्यम व लघु उद्योग के लोगों ने इसका विरोध किया, इससे बेरोजगारी में भी बढ़ोतरी हुई, पर आज इसका क्या प्रभाव है? आपने बिल्कुल सही कहा अमित जी। गलत जीएसटी के कारण देश में बेरोजगारी को बढ़ावा मिला, छोटे और मध्यम उद्योगों में अराजकता फैल गई और कई छोटे व्यवसाय बंद हो गए या बंद होने के कगार पर आ गए, जिसके कारण कामगार बेरोजगार हो गए। अगर आंकड़ों की बात करें तो छोटे व्यवसाय देश की अर्थव्यवस्था में 32% का सीधा योगदान देता है। 1 करोड़ से ज़्यादा लोग इन छोटे व्यवसायों में ही काम करते हैं। जब से जीएसटी आया है, इन व्यापारियों को 20% तक का नुकसान हुआ, जिसके कारण व्यवसायियों ने कम कारीगरों को ही रोजगार दिया और हज़ारों नौकरियां खत्म हो गई। ऑल इंडिया मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार जीएसटी से केवल लघु एवं मध्यम उद्योगों में 35 लाख लोग बेरोजगार हुए हैं। इसमें असंगठित क्षेत्र के बेरोजगार लोगों को जोड़ दिया जाए तो आंकड़ा 2 करोड़ तक पहुंच सकता है। सरकार को समझना होगा कि रोजगार विहीन विकास हमें आर्थिक असमानता के गहरी खाई की ओर अग्रसर करेगा। संयुक्त राष्ट्र की 2014 की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत दुनिया का सबसे युवा देश है, जहां 36 करोड़ आबादी युवाओं की है। किसी भी देश की तरक्की काफ़ी हद तक वहां के युवाओं को मिलने वाले रोजगार पर निर्भर करती है। लेकिन अगर युवाओं को पर्याप्त रोजगार ना मिले तो उनके ना सिर्फ सपने टूटते हैं, बल्कि अवसाद के कारण उनके गलत कदम उठाने की ओर बढ़ने की संभावना भी रहती है और इसके भयंकर परिणाम समाज को ही भुगतने पड़ते हैं।
जीएसटी सिर्फ फेल नहीं है, यह एक आक्रमण है गरीबों पर, स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस पर। जीएसटी टैक्स की कोई व्यवस्था नहीं है, जीएसटी हिंदुस्तान के गरीबों पर आक्रमण है। छोटे दुकानदार, स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस, किसान और मजदूरों पर आक्रमण है। हमें इस आक्रमण को पहचानना पड़ेगा और मिलकर एक साथ इसके खिलाफ हम सबको खड़ा होना पड़ेगा। धन्यवाद अंकित। जैसा कि अंकित ने बताया कि जीएसटी से बेरोजगारी में बढ़ोतरी होने का एक बहुत महत्वपूर्ण कारण रहा है। दर्शकों, नोटबंदी को सरकार ने देशभक्ति से जोड़कर लागू किया। इसके क्या गलत परिणाम हुए, इस पर मीडिया ने कोई खबर नहीं दिखाई, जबकि मीडिया ने प्रधानमंत्री की माताजी की खबर बार बार चलाई। हमारे साथ जुड़े हैं पंजाब से अर्शप्रीत सिंह, जो कि पेशे से वकील हैं, कानून विशेषज्ञ भी हैं। अर्शप्रीत हमें बताएंगे कि किस तरह नोटबंदी ने मध्यम वर्ग की कमर तोड़ दी। Nobody has forgotten the night of the 8th of November 2016 when a surgical strike known by the name of demonetization was launched upon the citizens of India, especially targeting the weak, the poor and the unprivileged. The government had then promised us retrieving black money into the tunes of 2.5 lakh crores. But the RBI's data suggested that more than 99.3% of demonetized currency notes came back into banks, which basically means putting the economy to a grinding halt and stalling the GDP for implementing demonetization was nothing more than a fiasco. But demonetization did have repercussions. For starters, there were people that died. For what? They were chasing their own money, their hard-earned money, which they had earned by putting in their blood, their sweat, their efforts, their time, their energy and whatnot. But the government took it away from them in the blink of an eye, for no rhyme or reason. There were people standing out in scorching heat, suffering because of that move of the government, which had nothing to do with development or welfare or anything which could have engendered employment. But there were aged women that stood in queues, there were handicapped men that stood in queues, and for that matter even children. For what? Nothing. Their own money is what they were chasing, and the government thought that $2,000 were enough for a family to sustain themselves per day. Well, it did do a lot of harm to the country than any good. For example, the long-term repercussions that it had. Today, India's GDP has contracted by 23.9%. India has seen the highest unemployment rate in its history, and it's not the pandemic. Mind you, in 2019, the unemployment rate of India was the highest in the last 45 years. It's again the BJP that is to be blamed. धन्यवाद अर्शप्रीत। जैसा कि कांग्रेस नेता श्री राहुल गांधी ने बार बार कहा कि जीएसटी गलत ढंग से लागू करने की वजह से, अलग अलग स्लैब बनाकर लागू करने की वजह से मध्यम व छोटे व्यापारियों के कारोबार चौपट हो गए हैं। हमारे साथ जुड़े हैं मंडी हिमाचल प्रदेश से भरत शर्मा, जो कि छोटे व्यापारियों से बातचीत कर आपको एक ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे कि किस तरह छोटे व्यापारियों पर गलत जीएसटी का असर पड़ा है। भरत, जरा बताइए कि किस तरह से छोटे व्यापारियों को गलत जीएसटी का प्रभाव पड़ा है। नमस्कार दोस्तों, आज हम सुंदरनगर हिमाचल प्रदेश की मेन मार्केट में मौजूद हैं और हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं यहाँ के कुछ व्यापारी। और आइए आज हम इनसे जानते हैं कि नोटबंदी और जीएसटी ने इनके व्यापार को किस तरह प्रभावित किया है। धन्यवाद दोस्तों हमें समय देने के लिए। तो हम आपसे आज जानना चाहते हैं कि जब नोटबंदी हुई और जीएसटी लागू हुआ तो उससे आपके व्यापार पे किस तरह का प्रभाव पड़ा। हमारे व्यापार से इस तरह से प्रभाव पड़ा कि जो आम आदमियों के पास जो पैसा होता था वो एकदम से रुक गया, जिसके कारण वह शॉपिंग करने के लिए मार्केट में नहीं आ सके और जिससे जो है व्यापार जो है प्रभावित हुआ। और इसके साथ ही जब नोटबंदी से उभरने लगे तो उसके बाद गवर्नमेंट ने एकदम से जीएसटी लागू कर दिया, जिससे मतलब आम व्यापारी के जो था वो समझ से परे था।
और व्यापारी कंफ्यूजन में ही रहा, कहीं 5% तो कहीं 10, कहीं 12 तो कहीं 18। और जो एक सरकार को करना चाहिए था कि जो है सरल जो होनी चाहिए थी, इसकी जो प्रोसेस है वो सरल होना चाहिए था, ताकि इसको आम आदमी भी समझ सकता और आसानी से भर पाता। जी जी जी। आपका भाई साहब, आपका क्या कहना है इस पे? मेरा भी बिल्कुल सेम यही व्यू है कि पहले तो इन्होंने नोटबंदी लगा दी तो लोगों के पास पैसा बिल्कुल नहीं रहा जेब में, और इन्होंने डिजिटल कर दिया जो लोगों को वो भी काफ़ी समय तक समझ नहीं आया, जिस कारण लोग अपनी परचेजिंग नहीं कर पाते थे, लोगों के पास पैसा नहीं था और लोग मार्केट में आने से कतराते थे। तो व्यापारी पूरी तरह से उसमें नुकसानदायक हो गया। तो नोटबंदी और जीएसटी से हमें तो बहुत नुकसान हुआ जी, भारी नुकसान उठाना पड़ा। हाँ जी। इसका रोजगार पे भी कुछ असर पड़ा है? आपके पास पहले कितने वर्कर काम करते थे या आप कितने करते हैं, या और कहीं आपने देखा हो ऐसा रोजगार पे कुछ इसका असर पड़ा हो? जी, हमें जीएसटी के दौरान देखने को मिला कि जैसे कि हम सामान लेने नीचे पंजाब या लुधियाना जाते हैं तो वहाँ पे जो थे फैक्ट्रियों में पहले 12, 15, 20 मजदूर होते थे, लेकिन कुछ लोगों से हमें ये भी सुनने को मिला कि वहाँ पे जो है फैक्ट्रीज जो है जीएसटी के बाद क्लोज हो गई, जिसके कारण काफी लोग जो है बेरोजगार हो गए। दर्शकों, किसान देश की रीढ़ कहा जाता है क्योंकि देश की अधिकतर आबादी किसान व किसानी पर निर्भर करती है। आज देश का किसान सड़क पर है और सरकार उनकी आवाज को दबा रही है। समय है किसान की आवाज से आवाज मिलाने का। खेती पर आए इस नए कानून के बारे में किसान क्या सोचते हैं, हम ये जानने की कोशिश करते हैं किसान के बेटे गुरप्रीत सिंह से, जो हिमाचल प्रदेश से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गुरप्रीत, आज इस काले कानून के विरोध में किसान तो सड़क पर हैं, पर नई पीढ़ी जैसे कि आप इस कानून को क्या वाकई काला कानून मानते हैं? यदि मानते हैं तो क्यों? नमस्कार अमित जी। अमित जी, जैसा कि आपको पता है कि भारतीय किसान अक्सर ही प्राकृतिक संकट जैसे बाढ़, सूखा, बेमौसमी बारिश आदि के बीच में जूझता रहता है, परंतु कोरोना महामारी की इस आड़ में मोदी सरकार कुछ ऐसे अध्यादेश लेकर आई है जो न केवल किसान वर्ग का शोषण करेंगे बल्कि समस्त किसान वर्ग को समाप्त कर देंगे। मोदी सरकार के ये अध्यादेश मुझे तुगलकी फरमान से कम नहीं लग रहे हैं। अमित जी, अगर हम भारतीय अर्थव्यवस्था की बात करें, भारतीय अर्थव्यवस्था के स्ट्रक्चर की बात करें, तो हम पाएंगे कि देश के 48% से अधिक जनसंख्या कृषि क्षेत्र पर निर्भर है। अगर हम सरल शब्दों में कहें तो देश के 60 करोड़ से अधिक लोगों की जीविका का साधन सिर्फ कृषि ही है, परंतु उद्योगपतियों को चंद रुपयों का फायदा पहुंचाने के लिए यह सूट बूट वाली सरकार, बिना सूझबूझ वाली सरकार एपीएमसी यानी कि अनाज मंडी और सब्जी मंडी को खत्म करने जा रही है, जिसका परिणाम यह होगा कि किसानों को मिलने वाला मिनिमम सपोर्ट प्राइस ना ही किसानों को कभी मिल पाएगा दोबारा, और ना ही उनको उनकी फसलों का उचित दाम मिल पाएगा। 2006 में शायद आपको मालूम भी होगा कि 2006 में बीजेपी शासित राज्य बिहार में एपीएमसी यानी सब्जी मंडी और अनाज मंडी को खत्म किया गया था, जिसका नतीजा यह निकला कि प्राइवेट ठेकेदारों ने किसान वर्ग का वो शोषण किया जिसकी कभी व्याख्या भी नहीं की जा सकती। वैसा ही शोषण, वैसी ही दयनीय स्थिति मोदी सरकार पूरे भारत के किसान वर्गों का चाहती है। अमित जी, अगर मंडियां बंद होती है तो सब्जी मंडी और अनाज मंडी में काम करने वाले किसान वर्ग कुछ उसमें आ जाएंगे। कुछ आप लगा लीजिए कि मुनीम, आड़ती, मजदूर वर्ग, ट्रांसपोर्टर, ट्रक ड्राइवर, तमाम ऐसे लाखों करोड़ों लोग बेरोजगार हो जाएंगे। मोदी सरकार किसान वर्ग जो देश की रीढ़ कही जाती है उसके कमर तोड़ने पर हुई है, और ये अध्यादेश जो मोदी सरकार लेकर आ रही है ये देश में और ज्यादा बेरोजगारी लेकर आएगी और ज्यादा भूखमरी लेकर आएगी। इसलिए किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि आत्महत्या की चिता पर देखकर किसान को नींद कैसे आ रही है देश के प्रधान को, नींद कैसे आ रही है देश के प्रधान को। चलते चलते आपसे एक अनुरोध, एक तो
व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के मैसेजेस से बचें और दूसरा भारतीय न्यूज चैनल से दूर रहें। अपने बच्चों को भी इससे दूर रखें, क्योंकि सरकार सोशल मीडिया व न्यूज चैनल के माध्यम से आपकी सोच को भ्रमित कर रही है। यदि हम 2019 में ही सजग हो गए होते तो शायद परिस्थितियां इतनी ना बिगड़ती। रोजगार और बेरोजगारी की इस मुहिम में हमारे साथ जुड़ें, स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर मिस्ड कॉल दें, क्योंकि सरकार यह चाहती है कि देश का युवा, किसान, मजदूर सरकार से सवाल ना करे, पर हम तो सवाल करेंगे। जय हिंद।